हाय एवरीवन। तो हम 19 नवंबर का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम सम ऑफ डिस्टिंक्ट सब एरीज विद लेंथ की। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरी नम्स और एक इंटीजर वैल्यू के दी गई है और हमसे बोला गया कि हमें मैक्सिमम सब एरी सम फाइंड करना है विद सम गिवन कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 है कि सब एरी की लेंथ एग्जैक्टली के होनी चाहिए, और कंडीशन नंबर 2 है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए हमारे सब एरी में। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें मैक्सिमम सब एरी सम रिटर्न करना है। सपोज अगर किसी एरे में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो उस केस में हमें ज़ीरो रिटर्न करना है। सब एरे की डेफिनेशन दी गई है कि कंटीजियस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को सब एरे बोलेंगे। तो हम अपने जो एरे से एलिमेंट्स पिक करेंगे ना, तो हम किसी एलिमेंट्स को स्किप नहीं कर सकते बीच में से, और एटलीस्ट एक एलिमेंट तो पिक करना ही होगा ताकि ये नॉन एम्प्टी वाली कंडीशन फॉलो हो सके। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है के इज इक्वल्स टू 3 है और ये हमारा नम्स एरे हो गया। तो इसमें से सी हमें तीन एलिमेंट्स कंटिजियस तीन एलिमेंट्स पिक करने हैं। सो 1 5 4 ये एक पॉसिबल सब एरे हो सकता है जिसमें सी तीनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं और के इज इक्वल्स टू 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। इनका अगर हम सम निकालेंगे तो वो आएगा 10। तो 10 एक पॉसिबल आंसर है, बट अगेन हमें बेस्ट आंसर के लिए देखना है, मैक्सिमम आंसर के लिए देखना है। तो 5 4 2 इससे हमें 11 आंसर मिल सकता है। दिस इज स्टिल बेटर देन 10, बट हमें इससे भी बेटर अगर कुछ मिल सकता है तो उसके लिए ढूंढते हैं। तो अगला सबेरी ये भी एक वैलिड सबेरी हो सकता है, राइट। के इज इक्वल्स टू 3 है और तीनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो यहाँ पे समीशन होगा 15। 15 इज बेटर देन 11, तो अभी तक का हमारा जो बेस्ट आंसर है वो 15 है। उसके बाद अगर हम अगला सवेरे देखेंगे तो इसमें के इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल है, बट अगेन सी यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट देखेंगे तो वो दो ही हैं। 2 एक एलिमेंट रहेगा और 9 एक एलिमेंट रहेगा। हम इस 9 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 9 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रही है। उसके बाद फाइनल सवेरी ये रहेगा जिसमें कि तीनों एलिमेंट सेम ही है। तो अगेन 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसको अपने आंसर में नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद अगर हम इससे आगे जाएंगे तो के इज इक्वल्स टू 3 वाली कंडीशन ही मैट नहीं होगी, और इसके आगे भी जाएंगे तो अगेन सेम के इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जो बेस्ट आंसर आया वो 15 रहा, राइट। सो दैट्स हाउ इसका आउटपुट 15 है। उसके बाद फाइनल एग्जांपल में देखें तो के इज इक्वल्स टू 3 दिया है और एरे में सिर्फ तीन ही एलिमेंट्स हैं, बट सारे एलिमेंट्स सेम है। तो यहाँ पे लेंथ तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है, सो इसका आंसर ज़ीरो रहेगा। यहाँ पे जो एन और के की मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो 10⁵ हो सकती हैं, और इंटीजर्स की वैल्यूज़ भी 10⁵ हैं। तो ये तो था क्वेश्चन। अब समझते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो ब्रूट फोर्स या नाइव अप्रोच हो सकती है वो तो ये है कि हम हर इंडेक्स से ना तीन एलिमेंट्स या जो भी के मैनी एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड कर लें। अगर हमें के मैनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे, अदरवाइज हम आंसर जो भी हमारा अभी तक का आंसर है वही रखेंगे। तो इस वाली अप्रोच को मैंने सीधे कोड करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 10⁵ तक जा सकते हैं और उनका समेशन लॉन्ग लॉन्ग में भी जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर लिया है एल एल। फाइनली हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया और साइज कैलकुलेट कर ली है। अब जो हम यहाँ पे एक कंडीशन देख रहे थे ना कि हम जब आई को आगे 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 बढ़ाते जाएंगे इस एग्जांपल में, तो के से कम एलिमेंट्स भी पॉसिबल हैं। तो इसलिए मैंने आई को जीरो से स्टार्ट करके एन माइनस की प्लस वन तक ही चलाया है, ताकि जो हमारा फाइनल सब एरे है उसमें एटलीस्ट के एलिमेंट्स तो रहें। फिर यहाँ पे एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जो कि करंट सब एरे के सारे एलिमेंट्स की सम को एक्यूमुलेट करता जाएगा। एक सेट वेरिएबल बना लिया है, सेट वेरिएबल बना लिया है एस टी नाम से। इसमें हम ट्रैक रखेंगे कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हों। एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाया है ताकि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे कोई एलिमेंट रिपीट होता दिखेगा तो हम इस अंदर वाले लूप से ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो देखते हैं, हमें ऑब्वियस सी बात है के एलिमेंट्स के लिए ये लूप चलाना है। तो हमने करंट एलिमेंट्स कैलकुलेट किया, और अगर ये एलिमेंट हमें पहले मिल चुका था तो हम यहाँ से ब्रेकआउट कर रहे हैं। अदरवाइज इसको हम सेट में इंसर्ट करके सम में एक्यूमुलेट करेंगे, और यहाँ से जब ये लूप पूरा कंप्लीट हो चुका रहेगा और अगर हमारा फ्लैग अभी भी ट्रू है, इसका मतलब हमें के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिले हैं। और अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि या तो आंसर हमारा पहले वाला जो भी मैक्सिमम था अगर वो मैक्सिमम है तो हम उसको रखेंगे, अदरवाइज हम इसको अपडेट कर देंगे और फाइनली हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे।
अब देखिए इसके साथ इशू ये है कि सपोज n की वैल्यू 10⁵ है, विच मीन्स 10,000 है, और k की वैल्यू मान लेते हैं कि 1000 है, तो ये वाला लूप चलेगा 9000 टाइम। और इजी कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि 10⁵ टाइम्स ही चल रहा है, और ये अंदर वाला लूप चलेगा 10⁴ टाइम्स, राइट। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो समवेयर अराउंड 10⁹ तक पहुंच जाएगी, और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो हमें बेटर अप्रोच के लिए सोचना पड़ेगा। तो एक अप्रोच तो हो सकती है रिकर्सिव कोड लिखें और उसको मेमोराइज एंड टेबुलेटेड सॉल्यूशन लिख लें उसके लिए, बट इससे भी बेटर अप्रोच हो सकती है अगर हम इसी क्वेश्चन सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर दें। तो सी हम क्या कर रहे हैं, हर इंडेक्स पे, सी हर आई के लिए हम एक के लेंथ की सब एरे को फाइंड कर रहे हैं, राइट। अब सपोज कीजिए कि आपने पहली बार के सब एरे फाइंड कर लिया है के लेंथ का। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला एलिमेंट उसमें ऐड ऑन करेंगे और लेफ्ट से एक एलिमेंट्स रिमूव करेंगे, राइट। और जब भी हम राइट से कुछ ऐड करें लेफ्ट से कुछ रिमूव करें, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एक स्लाइडिंग विंडो पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि हमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज़ करना है। अब मैं एक और बात बता दूं कि जब भी आप स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना या समझ रहे होते हैं, तो ये क्वेश्चन उसको समझने के लिए एकदम क्लासिक क्वेश्चन है। तो हम स्लाइडिंग विंडो वाला सॉल्यूशन यहाँ पे कोड करते हैं और फिर समझते हैं इसको। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, और हमें विंडो को राइट साइड से इंक्रीज करना है और लेफ्ट से डिक्रीज श्रिंक करना है। तो दो वेरिएबल बना लेते हैं, राइट ज़ीरो एंड लेफ्ट को भी शुरू में ज़ीरो रखते हैं, और हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का भी ट्रैक रखना है, तो एक मैप बना लेते हैं हम, और इसको अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं ऑर्डर्ड की जगह। तो एक अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। फिर जब तक हमारा राइट एन से छोटा है तब तक हम राइट को इंक्रीज करते जाएंगे, और करंट एलिमेंट निकाल लेते हैं यहाँ से, जो कि हमें नम्स ऑफ आर से मिल जाएगा, और इसको मैप में इस करंट एलिमेंट के लिए काउंटर को इंक्रीज कर लेते हैं कि हमें ये करंट एलिमेंट इतनी नंबर ऑफ टाइम्स मिल चुका है। तो इसको मैंने कर दिया इंक्रीज, और फिर इसके बाद यहाँ पे एक चेक डाल देते हैं कि अगर हमारे जो करंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो आर है, आर और एल एक वैलिड लेंथ ऑफ विंडो फॉर्म कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इफ वी हैव एट लीस्ट के मैनी एलिमेंट्स, अगर ऐसा है तो r माइनस एल प्लस वन की जो वैल्यू है वो के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा है तो अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हैं। पहला पॉसिबल केस तो ये हो सकता है कि सपोज ये हमारा अगर मैप है, तो उसमें एक एक बार आया है, दो भी एक बार आया है, और तीन भी एक बार आया है। अगर ऐसा है तो इस केस में सी कि हमारा तीन है, और जो एम पी या मैप की साइज़ है वो भी तीन है, राइट। ये मैप की साइज़ के बराबर हो जाएगा। एक दूसरा केस भी पॉसिबल है कि सपोज जो एलिमेंट वन था वही तीन बार रिपीट हो गया। तो वन अगर तीन बार रिपीट हो जाएगा तो उस केस में कंडीशंस कुछ ऐसी रहेंगी कि के हमारे पास तीन है, बट मैप की जो साइज़ है ना वो इस वक्त एक ही होगी। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो अगर सपोज ये वाली कंडीशन थी कि मैप की साइज़ तीन है, तो यहाँ पे तो हमारी दोनों कंडीशंस मीट हो गई, राइट। कि हमें डिस्टिंक्ट तीन एलिमेंट्स भी मिल गए, आई मीन लेंथ तीन भी सेटिस्फाई हो गई, और वो तीनों एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हैं। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर एम पी डॉट साइज ये के बराबर है तो ये एक वैलिड विंडो है, और अगर एक वैलिड विंडो है तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे यहाँ पे। जो भी अगर आंसर मैक्सिमम है तो ठीक है, आंसर को ही रहने देंगे, अदरवाइज सम से इसको अपडेट कर देंगे। अगर ये वाला केस था, या फिर अगर ये वाला केस था, तो हम ऑब्वियस सी बात है आंसर को अपडेट नहीं करेंगे। अब अगर हमने दोनों केसेस में या तो हमने आंसर को अपडेट किया है या नहीं किया है, दोनों ही केसेस में हमें अपनी विंडो को लेफ्ट साइड से श्रिंक भी करनी है, राइट। तो इसको श्रिंक करके देख लेते हैं हम। और तो श्रिंक करने के लिए क्या करना है, हमें प्रीवियस एलिमेंट निकाल लेते हैं, और प्रीवियस एलिमेंट का ट्रैक करने के लिए हमने यहाँ पे लेफ्ट या एल नाम का एक वेरिएबल बनाया है। तो हमने यहाँ से नम्स ऑफ एल कैलकुलेट किया। तो अब ये प्रीवियस एलिमेंट मैप में हो सकता है एक ही बार आया हो, या हो सकता है ये मल्टीपल टाइम्स आया हो। तो अगर ये मैप में सिर्फ एक ही बार आया है तो उस केस में हम इसको मैप से कम्प्लीटली इरेज कर देंगे। तो अगर ये एक बार आया है तो एम पी डॉट इरेज
प्रीवियस, और अगर ऐसा नहीं है, ये मल्टीपल टाइम्स आया है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे, तो एम पी ऑफ प्रीवियस माइनस माइनस। फाइनली हमने इसको अपने मैप से तो हटा दिया है, तो हमें इसको सम में भी हम इसको एक्यूमुलेट कर चुके हैं, राइट। जब हम विंडो को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमने सारे एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट करते गए हैं। तो जब हम रिमूव कर रहे हैं या श्रिंक कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें करंट एलिमेंट को इससे रिमूव भी करना होगा, सॉरी प्रीवियस को रिमूव भी करना होगा, तो हमने यहाँ पे प्रीवियस को रिमूव कर दिया है। और अब चूंकि हमने इस प्रीवियस वाले एलिमेंट को, जो कि एलथ इंडेक्स पे था, रिमूव कर दिया है, तो हम एल को भी आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से। और जब ये पूरा लूप चल चुका रहेगा, तो हम अपना ये आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करते कंप्यूट करते रहे होंगे, राइट। और फाइनली हम अपना ये आंसर यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो बस इतना सही कोड था, एक बार इसको रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे सम को डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो भी कर देते हैं हम यहाँ पे। And we have passed the given test cases. Let's try submitting this. We have passed all the test cases. अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये वाला लूप n टाइम्स चलेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमने एक मैप का यूज़ किया है, तो अगेन मैक्सिमम इसमें k एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो O ऑफ k इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सो या दिस इज इट फॉर दिस सॉल्यूशन।